जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम अचीवर्स में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आप लोगों के लिए डेली अग्निवीर टेक्निकल के साइंस के क्वेश्चंस लेकर आते हैं, जिसमें हम आपसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन फिजिक्स के और 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के डिस्कस करते हैं। और इन क्वेश्चनों को हम आपको बहुत ही ईजी मेथड से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से याद कर पाएँ। तो वीडियो में लास्ट तक बनिए बिना किसी स्किप के। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा हो जाता है तो झूले की दोलन की आवृत्ति में क्या परिवर्तन आता है। तो फ्रेंड्स, जो झूला है, झूला किस तरह से एक पेंडुलम की भांति ही लेफ्ट और राइट इस तरह से दोलन करता है। तो जो दोलन का आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है 2π√L डिवाइड बाई जी, जहाँ पर L क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी प्रभावी लंबाई है, ये गुरुत्वीय त्वरण है, और ये क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो आवर्तकाल होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रभावी लंबाई के, यानी कि जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट है उसकी लंबाई पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इन्होंने कहा है कि वो व्यक्ति उस पर खड़ा हो जाता है, तो व्यक्ति जब खड़ा हो जाएगा तो इनिशियल में ऐसा था, खड़ा होने के बाद वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। तो जो गुरुत्वीय केंद्र है वो यहाँ से थोड़ा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो जो प्रभावी लंबाई है वो इतनी ना रहकर कम हो जाएगी, और प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी उसकी फ्रेंड्स, तो उसका आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इन्होंने क्या पूछा है कि आवृत्ति क्या होगी, और हमें पता है जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है, उसका जो आवर्तकाल होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। 1/T क्या होता है, उसकी आवृत्ति होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम कम हो रहा है। टाइम कम होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि इंक्रीज हो जाएगी। दृढ़ता निम्नलिखित में से किसका अनुपात होता है, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी किसका रेशो होता है। तो फ्रेंड्स, 3 तरह के नियतांक होते हैं, यंग मॉड्यूलस, यंग प्रत्यास्था गुणांक, शेयर मॉड्यूलस, यानी जिसे कि हम दृढ़ता नियतांक भी कहते हैं, बल्क मॉड्यूलस यानी कि आयतन गुणांक, दृढ़ता गुणांक, और यंग प्रत्यास्था गुणांक। ये 3 तरह के मॉडुलस होते हैं फ्रेंड्स। तो यंग जो मॉडुलस होता है उसमें लंबाई में परिवर्तन होता है, लंबाई में विकृति आती है। और जो दृढ़ता गुणांक होता है शेयर मॉडुलस, उसमें क्या होता है, उसका जो अपरूप होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसका रूप होता है, वो परिवर्तित हो जाता है। और बल्क मॉडुलस या आयतन मॉडुलस में क्या होता है, उसका आयतन में परिवर्तन आ जाता है, उसका आयतन क्या हो जाता है, आयतन में चेंजेस आ जाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने क्या पूछा है हमसे कि जो दृढ़ता गुणांक होता है वो किसके बराबर होता है। तो दृढ़ता गुणांक में किसके में चेंज आता है फ्रेंड्स, अपरूपता में, अपरूपण में, उसके रूप में परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति, यानी कि शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का जो शेयर स्ट्रेन है, यहाँ पर शेयर स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेस का जो अनुपात है उसे क्या कहा जाता है, दृढ़ता गुणांक, यानी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। वायु में खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है। तो फ्रेंड्स, वायु में इस तरह लूप में हवाई करतब जो है, करतब करने वाला, वो किस तरह से दिखा सकता है, तो कौन सा बल लगता है। तो हमें पता है कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर मोशन करता है तो उसके केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्री बल कहा जाता है। तो इस अभिकेंद्री बल के कारण ही वो लूप में करतब दिखा पाता है। डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग का तो उपयोग किया नहीं जाता। तो डीजल इंजन में क्या होता है, हवा को पिस्टन के द्वारा कंप्रेस किया जाता है, जो हवा को दबाया जाता है, जिससे उसका तापमान बढ़ जाता है, और उससे क्या होती है, वो गर्म हो जाती है। तो उसको गर्म करने का, उसका तापमान बढ़ाने का काम किसका होता है, डीजल इंजन में वायु को संपीड़ित किया जाता है, मतलब उसको कंप्रेस करके। उसका राइट आंसर होता है सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके उसका तापमान बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डीजल इंजन के ऊपर दिया है फ्रेंड्स कि एक डीजल इंजन में ईंधन ज्वलित होता है। तो हमें पता है, हमने अभी देखा कि डीजल इंजन में वायु को क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, जिससे उसका तापमान बढ़ जाता है। और तापमान उसका बढ़ जाता है, उसके बाद उसके ऊपर क्या स्प्रे किया जाता है, जो ईंधन है वो स्प्रे किया जाता है। तो गर्म हवा के कांटेक्ट में आने से वो ईंधन क्या हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जो ईंधन है वो किस क्रिया के द्वारा इसमें ज्वलित होता है, स्पार्क प्लग उसमें होता नहीं है, अंतःक्षिप्त ईंधन के द्वारा भी नहीं, दहन कक्ष के द्वारा, और लास्ट है दहन के लिए सप्लाई की गई वायु के संपीड़न से। उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। न्यूटन सेकंड संवेग की इकाई है, करेक्ट है। फेराडे विद्युत धारिता की इकाई, ये भी करेक्ट है। पास्कल दाब की इकाई है।
सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं, टेम्परेचर यानी तापमान की इकाई है, तो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। तरंग का वेग v, आवृत्ति n तथा तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा में क्या संबंध होता है, तो उसमें क्या संबंध होता है, जो तरंग का वेग होता है वो क्या होता है, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य का गुणनफल होता है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। घरेलू विद्युत युक्तियों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है जिससे उनमें क्या होता है। फ्रेंड्स, घरेलू युक्तियाँ जितनी भी होती है उनको किस क्रम में जोड़ा जाता है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, तो उन सबको किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है ताकि उनको एक समान वोल्ट, एक समान वोल्टेज मिलता रहे। तो इन्होंने क्या पूछा है कि विद्युत युक्तियों को किस प्रकार से संयोजित किया जाता है जिससे क्या हो सके, श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है जिससे उनको क्या मिल सके, एक समान वोल्टता प्राप्त हो सके। विद्युत के जनक कौन है, तो माइकल फेराडे को विद्युत का जनक यानी फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या होता है, तो पहला ऑप्शन है एसी जनित्र में विद्युत चुंबक तथा डीसी जनित्र में स्थायी चुंबक होता है, ये करेक्ट है फ्रेंड्स। दूसरा होता है डीसी जनित्र में उच्च वोल्टता जनन करता है जबकि डीसी जनित्र नहीं करता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट है एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में द्विपरक परिवर्तक होते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उच्च जनित्र में वोल्टता का जनन करता है एसी और ये नहीं करता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है, दोनों ही करते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड्स हमारे, एक तो इसमें सर्पी विलय होते हैं और इसमें द्विपरिवर्तक, और इसमें क्या होता है, विद्युत चुंबक तथा स्थायी चुंबक डीसी में होता है। तो इन दोनों में से हमें क्या बताना है, मूलभूत अंतर। तो मूलभूत अंतर फ्रेंड्स इसमें क्या आ जाता है, सर्पी वलय का। एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जिससे हमें इस तरह का करंट प्राप्त होता है, और इसमें क्या होता है, दिक् परिवर्तन होता है जिसमें हमें इस तरह का करंट प्राप्त होता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो फ्रेंड्स ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग आपको पता है कि जो इंटरनेट के लिए और टीवी सिग्नल को सेंड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन मेडिकल के क्षेत्र में इसका उपयोग कहाँ किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर का, एंडोस्कोपी में। एंडोस्कोपी ऐसी मेथड होती है जिसमें क्या होता है, एक कैमरा टाइप का लगा होता है और उसमें एक वायर होता है, वायर की तरफ यहाँ से सिग्नल भेजे जाते हैं और इस कैमरे से आपको जो शरीर के अंदर उतारा जाता है और आपके अंदर के जो बॉडी के पार्ट्स है उसको देखा जाता है। तो ये होती है एंडोस्कोपी, जिसमें किसका उपयोग किया जाता है, इसका ऑप्टिकल फाइबर का। सौर सेल में किसका प्रयोग किया जाता है, आप सभी को पता है सौर सेल में किसका, एक अर्धचालक का उपयोग किया जाता है जिसे सिलिकॉन कहते हैं। दृश्य क्षेत्र में किस रंग का सबसे छोटा तरंग दैर्घ्य होता है, तो मैंने फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारे 7 रंग होते हैं, बेजानी, हेपी, नाला, ये 7 रंग होते हैं। इन 7 रंगों में लाल से बैंगनी की तरफ जाने पर जो तरंग दैर्घ्य की लंबाई होती है वो क्या होती है, कम होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, लाल की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, बैंगनी यानी कि वायलेट की। प्रभावी नाभिकीय बलों की प्रकृति कैसी होती है, तो प्रभावी नाभिकों की बल की प्रकृति कैसी होती है फ्रेंड्स, उनके बीच में क्या होता है, प्रबल आकर्षण बल होता है। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा किसके तुल्य होती है, तो बंधन ऊर्जा जो फ्रेंड्स होती है वो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के द्रव्यमानों को मिलाकर एक नाभिक बनाया जाता है, तो इन दोनों की ऊर्जा, इन दोनों का जो द्रव्यमान है और इन दोनों का मिलाकर जो द्रव्यमान है ये क्या होता है, इससे कम आता है। इनका द्रव्यमान ज़्यादा होता है और इनका कम आता है, और जो एक्स्ट्रा द्रव्यमान जाता है वो कहाँ पर जाता है, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो जिसका काम क्या होता है, इनको एक दूसरे से बाइंडिंग करने का, बांधने का काम होता है, जिसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो ये जो बंधन ऊर्जा है ये किसके बराबर हुई है, इनकी जो द्रव्यमानों में क्षति हुई है, क्योंकि ये हमें कहाँ से मिली है, इन दोनों का द्रव्यमान मिलाकर एक नाभिक बनाया है और जिसमें थोड़ी सी द्रव्यमान में कमी आ गई, और द्रव्यमान की कमी कहाँ पर चली गई है, बंधन ऊर्जा के रूप में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो बंधन ऊर्जा है वो किसके बराबर है, नाभिक के द्रव्यमान की क्षति के बराबर। दाब बढ़ाने पर द्रवों के द्रवणांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो फ्रेंड्स दाब जो बढ़ता है तो उनका द्रवणांक का जो प्रभाव है वो अलग अलग द्रव्यों के ऊपर अलग अलग दिखाई देता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि द्रव्य की प्रकृति पर निर्भर करता है, बढ़ता है, घटता है या परिवर्तित रहता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उस द्रव्य के नेचर पर। निम्नलिखित में से आर्गन का प्रतीक चिन्ह कौन सा है, AR। प्रतीक चिन्ह तो सारे आपको कॉमनली पता होना ही चाहिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑक्सीकरण अवकरण की अभिक्रिया में क्या होता है, तो फ्रेंड्स ऑक्सीकरण अवकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो कौन से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, जो वैलेंस होते हैं, खाली होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन उसमें भाग लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4।
सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है? तो सीसा संचायक जो सेल होता है उसमें कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का। आवर्त सारणी में जो तत्व बिल्कुल बाईं ओर होते हैं उनमें सर्वाधिक गुण पाए जाते हैं, धातुओं के, अधातुओं के, गैस के या फिर मिश्र धातु के? तो फ्रेंड्स ये है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ की ओर जाने पर जो है धात्विक गुण कम होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो बंधन ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन की वो कम होती जाती है, इसलिए उनके धातुओं के गुण भी कम होते जाते हैं। इधर ज़्यादा धात्विक तत्व मिलेंगे और इधर अधातुएं शुरू हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या उनमें किसके सर्वाधिक गुण पाए जाते हैं? अधातुओं के। कार्बन डाइऑक्साइड चक्र सूचित करता है, क्या सूचित करता है? तो फ्रेंड्स ये है कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र, जिसमें क्या हो रहा है? तो फ्रेंड्स ये है जो कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल है, जिसमें पौधों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, ऑक्सीजन छोड़ी जाती है और ये जीवधारी जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इनके मरने के बाद ये कोल में और उसमें कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद फिर हमें एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। तो इस तरह से उसका चक्रण चलता रहता है। तो ये जो ऑप्शन दिए हैं फ्रेंड्स की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एक चक्र में गमन करती है, तो ऐसा नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना चक्रीय है, ये भी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की खपत करता है, ये भी नहीं है। मानव श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है और फिर हरे पौधे के द्वारा ऑक्सीजन कार्बन में बदली जाती है। तो ऑप्शन क्या करेक्ट होगा कार्बन साइकिल में? ऑप्शन 4। यूरेनियम न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो फ्रेंड्स ये जो आवर्त सारणी में आप देख पा रहे हैं ये है यूरेनियम, जिसकी पोजीशन कितनी है? 92 है। इसका परमाणु क्रमांक है और आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक के बराबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यूरेनियम में कितने होंगे? 92। तो यूरेनियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 92। अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन की जब अभिक्रिया होती है तो जिंक बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो इसमें जो कार्बन है वो निम्नलिखित में से किस रूप में कार्य करता है? अम्ल के रूप में, क्षार, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या उपचायक या फिर अपचायक? तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और ऑक्सीजन की वृद्धि क्या होती है? एक उपचायक प्रोसेस होती है, ऑक्सीडाइजिंग की प्रोसेस होती है, ऑक्सीकरण की प्रोसेस होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कार्बन में जो ऑक्सीजन बढ़ रही है इसलिए इसका क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा उपचायक, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करता है। बिजली द्वारा इलेक्ट्रोलाइट का अपघटन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि विद्युत अपघटन। निम्न में से किसमें रासायनिक प्रतिक्रिया संभव नहीं है? तो फ्रेंड्स आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होती है मैग्नीशियम, जिंक और कम रिएक्टिव होती है कॉपर। तो मैग्नीशियम के साथ इसकी रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी, जिंक के साथ भी पॉसिबल हो जाएगी और लेड से भी ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम, तो ये वाली भी पॉसिबल होगी। लेकिन ये वाली पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि जो आयरन है, आयरन से कॉपर क्या है? कम रिएक्टिव है, कम क्रियाशील है, इसलिए इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स आज हमने आपसे आर्मी अग्निवीर टेक्निकल के 25 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। आई होप वीडियो पसंद आया हो। फ्रेंड्स हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ना भूले ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।